हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी दोस्तों। आज है 22 जून 2021 और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। दोस्तों बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है जब न्यूज़पेपर में इतनी सारी भर भर के इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं। इसलिए आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मसाला आज बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर न्यूज़ को जाके देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे हर न्यूज़ की टाइमिंग दी हुई है। आप उस टाइमिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आप पर्टिकुलर न्यूज़ तक पहुँच सकते हो। चलिए बिना किसी डिले के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो वैक्सीनेशन को लेके है। इंडिया में इस टाइम पे बहुत बड़े लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन किया जा रहा है सरकार के द्वारा। मंडे को सबसे ज़्यादा 82.7 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई थी। संडे को भी बहुत लोगों को दी गई थी। इवन संडे को मैं भी वैक्सीनेशन लेके आया था, फर्स्ट डोज लगवा के आया था और बजरंग बली की कृपा से बुखार वगैरह हुआ नहीं और इसलिए शायद मैं न्यूज़पेपर अब तक लेके आ पा रहा हूँ। एनीवेज तो ये किया गया है यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा हमने पॉलिसी को यहाँ के चेंज किया है। पॉलिसी इस तरह से चेंज की है कि 75% जो डोज होंगी नई पॉलिसी के तहत वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोक्योर की जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएंगी। उसके अलावा जो 25% डोज हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी दे सकते हैं और वो कुछ पैसा भी आपसे चार्ज कर सकते हैं, सर्विस चार्ज वगैरह 150 रुपीज़ और दवाइयों का थोड़ा बहुत ना 250-300 रुपये वो आपसे चार्ज ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे बड़ी बात है। और एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे ये भी है कि जो बीजेपी रूल्ड जो स्टेट्स हैं वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा वैक्सीन दी जा रही है। तो इतना ही ज़्यादा इसमें इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप थोड़ा पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, अगर एग्जाम के लिए कोई ज़्यादा नहीं है। गुपकर कोलिशन के बारे में पिछले 2-3 दिन से लगातार न्यूज़ में आ रहा है। इसको मैं 2-3 दिन से कवर कर रहा हूँ, इसलिए आज मैंने इसके ऊपर ना ब्लैक कलर कर दिया है। इसको हम लोग कवर नहीं करेंगे, लेकिन जे एंड के में क्या चल रहा है उसके लिए एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन आज बहुत शानदार आया है। पूरा जे एंड के का इशू आपको मैं उसमें कवर कराऊंगा, नया वाला इशू, तो आप उसको देख सकते हो। इसलिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए न्यूज़ नहीं है। चलिए जी, ये न्यूज़ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसको मैंने ब्लैक कलर कर दिया है। वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखिए यार, डेमोक्रेसी के ना यही एक खूबसूरती होती है। डेमोक्रेसी में हर पर्सन की इतनी ही वैल्यू होती है ना, चाहे आप शहर में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, किसी जंगल में रह रहे हो, जहां मर्जी रह रहे हो। हमें पता है कि गुजरात में जब इलेक्शंस होते, मतलब जब ऑल ओवर इंडिया जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो गुजरात में एक पर्सन है, वो मंदिर है कहीं जंगल में, वहां पे एक इंसान रहता है। उस एक इंसान के लिए इलेक्शन कमीशन वहां पे जाके पूरा सेटअप लगाता है। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत रिमोट एरियाज हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर में लगे हुए हैं, वहां पे भी वैक्सीनेशन पहुंचाया जा रहा है। म्यांमार के बॉर्डर को लेके 50% लोगों को जो 18 से 44 के बीच में है वहां पे वैक्सीनेशन दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो मतलब सरकार कोई कसर छोड़ नहीं रही है देखा जाए तो। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि लोग फॉलो नहीं करते रूल्स एंड रेगुलेशन को। सरकार अपनी तरफ से सब कुछ कर रही है, लेकिन हम लोग जब गाली देने की बात आती है तो खुद को गाली ना देके सरकार को सबसे पहले गाली देते हैं। हमें लगता है कि सरकार कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ना आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई पावर होती है। अरे भैया, हम भी सरकार का उतना ही पार्ट हैं जितना दूसरे लोग हैं। तो जब हम पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नेंस में तो ओवरऑल गवर्नेंस भी अच्छा होगा। तो ये भी समझना इसमें बहुत जरूरी है ना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, उसके बाद आप गाली दीजिए, राइट। चलिए जी, अगला जो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ई कॉमर्स कंपनीज को लेके है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि अभी सोशल मीडिया को लेके कितना ज़्यादा इशू हुआ था। आईटी रूल्स के अंडर में नई गाइडलाइंस दी गई थी सोशल मीडिया को। अभी ट्विटर का इशू भी जो चल रहा है आपको पता ही है ना, प्राइवेसी के लेके जो वो सारी सारी चीज़ें थी। इसी तरह के कुछ रूल जो है वो ई कॉमर्स कंपनीज को भी दी गए हैं। ई कॉमर्स कंपनी जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे आपका अमेजोन हो गया ना, जहाँ से आप ऑनलाइन चीजें खरीदते हो, इनको लेके भी जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बनाए जा रहे हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ई कॉमर्स प्रोटेक्शन, ई कॉमर्स रूल्स 2020 के अंडर में। देखिए अभी यह सिर्फ ड्राफ्ट है, अभी यह प्रॉपर रूल्स आए नहीं है। मतलब सरकार अभी ना सजेशंस ले रही है। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि सजेशंस मांगे जा रहे हैं, आप भी यहां पे जाके सजेशन दे सकते हो। लेकिन इस ड्राफ्ट के अंदर कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसके बारे में हमें थोड़ा सा यहां पे डिस्कशन करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, जो ये ई कॉमर्स कंपनी होते हैं जैसे अमेजोन होता है, फ्लिपकार्ट होता है, ये लोग क्या करते हैं ना, बिग बिलियन सेल्स निकालते हैं ना, कभी कभी साल में 2-3 बार भी निकाल देते हैं, जिसमें आपको हैवी डिस्काउंट देते हैं, है ना, भर भर के डिस्काउंट देते हैं। उस समय ये लोग क्या करते हैं, ये आपका डेटा कलेक्ट करते हैं। जब आप वहाँ पे सेल करने के लिए जाते हो, आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे, आपका मोबाइल फोन डालोगे, अपनी लोकेशन डालोगे, अपना एड्रेस डालोगे, तो एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो नए रूल्स के अंडर में इन्होंने क्या कर दिया है कि ये जो फ्लैश सेल्स होती हैं, जैसे बिग बिलियन सेल्स होती है 2-3-4 घंटे के लिए आती है, उसको बंद करने की बात की गई है। क्योंकि इस सेल के थ्रू जो बड़े प्लेयर हैं उनको बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो छोटे प्लेयर होते हैं, मीडियम प्लेयर होते हैं, उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। और इसका स्वागत हमारी जो लोकल कंपनीज की एसोसिएशन है उन्होंने किया है कि ये बहुत बढ़िया रूल आपने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है,
और ये जो साइबर सिक्योरिटी वाला इशू भी यहाँ पे होता है, जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन कोई चुरा ले, है ना, उसको लेके भी यहाँ पे कुछ प्रोविजंस डाले गए हैं। तो अभी आज के फ्यूचर में क्या होने वाला है, जब भी ये ई कॉमर्स कंपनी कोई सेल वगैरह लगाएंगी, कोई प्रोडक्ट बेचेंगी, उस प्रोडक्ट के ऊपर उनको मेंशन करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट कौन सी कंट्री से आया है, ताकि जो कंज्यूमर है उसको पता चले कि चाइना से तो नहीं आ रहा है। कई लोग होते हैं ना जो चाइना के माल को एकदम, जब एकदम पूरा जोश में होते हैं, पैट्रियार्क मतलब एकदम जबरदस्त वाले देशभक्त जो होते हैं, वो चाइना का सामान नहीं लेते हैं, तो उनको पता चल जाएगा ये चाइना से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, मतलब जहां से भी आ रहा है। और साथ के साथ जो अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, उसको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी देने का पड़ेगा कंज्यूमर को, कि देखिए आप ये मत खरीदिए, आप ये भी खरीद सकते हो। तो वो भी ऑप्शन कंज्यूमर के पास रहेगा, तो कंज्यूमर एक बेटर चॉइस यहाँ पे बना सकता है कि मुझे सैमसंग का मोबाइल पसंद नहीं तो शायद मैं कोई और मोबाइल खरीद लूँ। लेकिन अगर अमेजोन मुझे सिर्फ सैमसंग का ही मोबाइल दिखाएगा तो मेरे पास चॉइस लिमिटेड हो जाती है ना। तो वो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ निकल के सामने आती है। तो ई कॉमर्स कंपनीज को और क्या करना पड़ेगा, जैसे सोशल मीडिया के लिए बोला था सरकार ने कि आप हमारे यहाँ पे एक एक ग्रीवेंस ऑफिसर जो है अपॉइंट कीजिए, एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट कीजिए, वो किया गया था। ऐसे ही सेम चीज ई कॉमर्स कंपनी के लिए डायरेक्शन दिया गया है कि आपको यहाँ पे एक ग्रीवेंस ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा, कंप्लायंस ऑफिसर को करना पड़ेगा, नोडल कॉन्ट्रैक्ट पर्सन को करना पड़ेगा। मतलब कंप्लायंस पर्सन वो होता है कि जैसे मान लो कोई कंप्लेंट्स आती हैं, तो कंप्लायंस जो ऑफिसर होगा ये हर महीने एक रिपोर्ट देगा सरकार को कि देखिए सर, हमारे पास ये कंप्लेंट आई थी, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हमने ये कार्रवाई की है ना। एक नोडल ऑफिसर होता है, जैसे मान लो कोई एफआईआर वगैरह करवानी है, कोई कंप्लेंट करवानी है, तो आप नोडल ऑफिसर के थ्रू कर सकते हो। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे, अभी इस तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं है, लेकिन सरकार फ्यूचर में चाहती है कि जो ई कॉमर्स बड़ी बड़ी कंपनी है ये सारी की सारी इन चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है। तो वो सारी, और ये किसके किसके ऊपर लागू होगा भैया, ये सभी के ऊपर लागू होगा, चाहे कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हो, चाहे वो फॉरेन में इंटरेस्ट जो हो वो करे किया जाएगा। और प्रोडक्ट की ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे बढ़ाई जाएगी, कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी। जो डेटा कलेक्ट किया जाता है इसके लिए भी कुछ रूल्स डाले गए हैं कि जो डेटा आप कलेक्ट करोगे कंपनीज को, उसका रिकॉर्ड भी उसको सरकार को देना पड़ेगा। और फ्लैश सेल को तो बैन ऑलरेडी कर दिया गया, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। अल्टरनेटिव सजेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें। तो फ्यूचर में ई कॉमर्स कंपनी के थ्रू जो बिजनेस किया जाता है उसके अंदर भी कुछ चेंज हम लोग देख सकते हैं। तो डेफिनेटली जो कॉमर्स कंपनी है भैया ये तो खुश नहीं होंगी इससे, है ना। लेकिन जो मिडिल जो दुकानदार होते हैं, जो लोअर दुकानदार होते हैं, वो बड़ा खुश हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये जो ई कॉमर्स कंपनी होती हैं बड़ी बड़ी कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट देती हैं रादर देन छोटी कंपनी। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ देखने को मिलेगी फ्यूचर में। अभी तो ये केस आगे चलेगा, कोई ना कोई अच्छा एडिटोरियल इसके ऊपर आएगा तो हम लोग डेफिनेटली उसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तो एकदम स्टेट न्यूज़ है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे करने का, लेकिन आप थोड़ा सा इस न्यूज़ को देख सकते हो, हालांकि एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। अल्कोहल की होम डिलीवरी अभी शायद ना हो पाए दिल्ली में, कलकत्ता में और मुंबई में अल्कोहल की डिलीवरी हो सकती है, अभी भी वहाँ पे रूल्स हैं, लेकिन दिल्ली में अभी नहीं हो सकती क्योंकि दिल्ली के रूल्स कुछ ऐसे ही हैं। दिल्ली में जो रूल्स हैं उसके अंडर में अभी आपको ईमेल के थ्रू पहले लॉगिन करना पड़ेगा, आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, और ऊपर से उसके अंदर ना एक्स्ट्रा फीस और डिलीवरी चार्जेस, वो सारी की सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से जो अल्कोहल है वो काफ़ी महंगी हो जाती है। तो इसमें कोई इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा, क्योंकि आपको अल्कोहल अगर होम डिलीवरी करनी है तो स्पेशल आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और इस लाइसेंस के किस लिए अप्लाई नहीं किया, इसलिए जो लोग दिल्ली में रहते हैं और जो भैया दारू के शौकीन हैं उनके लिए ख़राब न्यूज़ है, ठीक है। अभी आप नहीं पी सकते, तो अभी आप इंडियन एक्सप्रेस का नशा कीजिए, द हिंदू का नशा कीजिए, लक्ष्मीकांत का नशा कीजिए, उसको पढ़िए और अपने ड्रीम्स को फुलफिल कीजिए, ठीक है। चलिए जी, योगा डे सेलिब्रेट किया गया था कल, आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 2015 में इंटरनेशनल योगा डे स्टार्ट हुआ था, 175 कंट्रीज ने इसको यूनाइटेड नेशन के अंदर सपोर्ट किया था। बहुत सारी मिडल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, सब कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया था, ठीक है। तो योगा डे मनाया गया है, जैसा हर साल मनाया जाता है वैसा तो नहीं मना पाए इस बार हम लोग बिकॉज ऑफ कोविड एंड द रिस्ट्रिक्शंस, बट मोदी जी ने कहा है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, वन वर्ड वन हेल्थ, वन वर्ड वन हेल्थ, इसके अंडर में पूरी दुनिया को योगा सिखाएंगे, अलग अलग क्लासेस ली जाएंगी। अब वो क्लासेस कैसे लेंगे, उसके लिए इन्होंने एक नई ऐप लॉन्च की है जिसे कहा गया है एम योगा ऐप। एक नई ऐप लॉन्च की है मोदी जी ने। इस ऐप के थ्रू आप लोग क्या करोगे, दुनिया भर में योगा के टीचर्स को हायर किया जाएगा, वो लोगों को सिखाएंगे, योगा के बेनिफिट बताएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। चलिए, अभी आपको ये पता है कि सीबीएसई के 12th के बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, तो सीबीएसई एक नया मेथड लेके आया है ताकि बच्चों के मार्क्स को असेसमेंट किया जा सके, जिसमें 30% मार्क्स आपके 11th के शुरू होंगे, 30% मार्क्स आपके 10th स्टैंडर्ड के होंगे, और 40% मार्क्स आपके
ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के जो है काउंट किए जाएंगे, बाकी प्रैक्टिकल अलग से रहेगा। अब कुछ लोग इसको लेके खुश थे, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं टॉपिक, परसों या चौथ हम उससे पहले किया था ये। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, कुछ पेरेंट्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाली और उन्होंने कहा कि सर ये जो मेथड है ये बड़ा खराब है, ये मेथड कामयाब नहीं है। देखिए यार, सीधी सी बात है, जो बच्चे ने ये, अब हो सकता है उसने 10th और 11th में उसके अच्छे मार्क्स ना आए हों और वो +2 में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हो, तो वो बच्चे को तो नुकसान है उसके लिए, है कि नहीं। दूसरा केस यहाँ पे ये आता है कि जब आपने एग्जाम कैंसिल कर दिए ये कह के कोविड है, लेकिन आप दूसरे एग्जाम तो कंडक्ट करा रहे हो, आप आईआईटी का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, आप नीट का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, आप क्लैट का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो। जब ये एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं तो +2 के एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट हो सकते, है ना। दूसरी बात यहाँ पे जो इशू आता है वो ये आता है कि हो सकता है बच्चा अलग स्कूल में पढ़ा हो, जब वो स्कूल चेंज करता है 10th और 11th 12th में स्कूल चेंज करता है तो उसको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। हो सकता है उसने 10th हरियाणा बोर्ड से की हो, 11th उसने किसी और बोर्ड से की हो, +2 उसने सीबीएसई बोर्ड से की हो, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने केस ये डाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीएसई को और आईसीएसई को दोबारा से नोटिस भेजा है कि ये जो पेरेंट्स के कंसर्न है आप इन पे फोकस कीजिए और हमें जल्दी से जल्दी आंसर बताइए कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे केस हो गया है। अब ये थोड़ा लंबा चलेगा, देखना रहेगा इसमें क्या होगा फ्यूचर में, ठीक है। चलिए जी, और ये आईटी रूल्स, दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने अपने आप को रेस्क्यू किया है मीडिया, डिजिटल मीडिया केसेस से। देखिए, जब हम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं या द हिंदू पढ़ते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये प्रिंट मीडिया होता है, ठीक है। एक हमारे पास डिजिटल मीडिया होता है जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही आपको न्यूज़ देते हैं, जैसे क्विंट हो गया, द प्रिंट हो गया, वो सारे के सारे। तो जो प्रिंट मीडिया के लिए जो रूल्स हैं वो अलग हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए रूल्स हैं वो अलग हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज़्यादा रेगुलेट किया जाता है बाय गवर्नमेंट, जो नए आईटी रूल्स आए ना उनके अंडर में, जबकि प्रिंट मीडिया को ज़्यादा रेगुलेट नहीं किया जाता है। इसीलिए कुछ प्रिंट मीडिया के जो प्लेटफॉर्म थे, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म थे, जैसे क्विंट हो गया, है ना, ओल्ट न्यूज़ हो गया, ये इन्होंने ना केस डाल दिया अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इन्होंने कहा कि देखिए सर, या तो सबके ऊपर रूल्स बराबर लगाइए, है ना, आप हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो। हम भी वही न्यूज़ दिखा रहे हैं जो जो द हिंदू दिखा रहा है, जागरण दिखा रहा है, तो हमारे ऊपर इतने रेगुलेशंस क्यों। तो उनका यह मानना है कि सरकार जानबूझ के हमारी वॉइस को दबाना चाहती है। तो उन्होंने कई सारे एग्जांपल यहाँ पे दिए कि आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 के इनका वायलेशन हो रहा है। तो अभी ये केस चलेगा कोर्ट के अंदर और इन जज ने अपने आप को रेस्क्यू कर दिया है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट, जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कर दिया कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो आईटी के रूल्स हैं इसके अगेंस्ट में अभी कोर्ट में केस चलेगा और बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्या प्रिंट मीडिया को भी सरकार रेगुलेट करेगी। अगली न्यूज़ जो आती है वो हमारी तमिलनाडु से आती है। अरे मुझे तो बहुत शानदार न्यूज़ लगी है। पहली बार ऐसा होगा कि कोई इतना ज़बरदस्त इकोनॉमिक एडवाइजर्स का पैनल बनाया गया है, मुझे लगता है इतना कोई हो नहीं सकता। देखिए, कोविड चल रहा है, तमिलनाडु में इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है, लोगों की एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हाई है, इंडस्ट्री बंद है, बिजनेस बंद है, लेकिन सर लोग चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, हमें काम धंधा मिले, जॉब मिले। तो तमिलनाडु की सरकार ने क्या किया, उन्होंने कुछ एक्सपर्ट्स की एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है और ये भैया कोई छोटे मोटे एक्सपर्ट नहीं है, दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट हैं। रघुराम राजन, नोबल लॉरिएट, एस्थर डुफ्लो, ये नोबल लॉरिएट हैं। उसके अलावा डीन जरीस भैया, ये भी नोबल लॉरिएट हैं। और हमारे जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अरविंद सुब्रमण्यम, इतने बड़े बड़े लोगों की इन्होंने एक काउंसिल बनाई है तमिलनाडु ने। ये क्या करेंगे, ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को सजेशंस देंगे इकोनॉमी कि आप इकोनॉमी कैसे ग्रोथ कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हो। भैया जब इतने 30 मार्क खां जैसे लोग आपको सलाह देंगे तो डेफिनेटली आपकी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। तो ये सारी के सारी कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। अब ऐसा नहीं है कि कोई, ये सिर्फ एडवाइजरी काउंसिल है, मानना या मानना तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप एजुकेशन में क्या करिए, आप इंडस्ट्री में कैसे ग्रो कर सकते हो, आप सोशल सेक्टर में कैसे ग्रो कर सकते हो, क्योंकि ये पेड नहीं है, इनको सैलरी वैलरी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आपको एडवाइस करेंगे, ऑनरेरी लेवल पे एडवाइस करेंगे। अब आप सोच रहे हो सर इतने बड़े बड़े लोग ऐसे क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, इन लोगों के लिए ये एक स्टडी हो जाएगा, है ना, इनके लिए एक रिसर्च हो जाएगा ये। तो जब इनके एडवाइस को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा और अगर स्टेट अच्छा परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली वही सेम मॉडल आप हरियाणा में भी अप्लाई कर सकते हो, वेस्ट बंगाल में भी अप्लाई कर सकते हो,
तो ये फ्यूचर में ना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या इन लोगों ने जो एडवाइस दिया है उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ होता है कि नहीं होता है। और इसमें जितने भी ये लोग हैं भैया अपने अपने एरिया में बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल है। आरबीआई के भैया गवर्नर भी रहे हैं, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है लक्षद्वीप को लेके। देखिए लक्षद्वीप आजकल वैसे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में चल रहा है, बिकॉज सरकार ने सीधा सीधा बोल दिया है कि हम लक्षद्वीप को मालदीव बनाना चाहते हैं। हम लक्षद्वीप के अंदर वही मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं जो मालदीव के अंदर है, क्योंकि लक्षद्वीप में भी टूरिज्म का उतना ही पोटेंशियल है जितना मालदीव के अंदर है। ये बोल दिया सरकार ने। लेकिन भैया लक्षद्वीप के जो लोग हैं, उनकी जो इकोलॉजी है, उनका जो सोशल और कल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं, वो मालदीव जैसी थोड़ी ना है, वो तो अलग हैं। लक्षद्वीप को लेके हमने एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें लक्षद्वीप के लिए कौन कौन से नए रूल्स आए हैं उनको एकदम बढ़िया से क्रिटिकली एनालाइज किया है। लेकिन यह न्यूज़ उसको लेके नहीं है, यह न्यूज़ थोड़ी दूसरी है। अभी क्या है, आईआईटी खड़गपुर के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, इन्होंने एक स्टडी किया और इन्होंने स्टडी करके ये बताया कि भैया अगले कुछ सालों में समंदर का जो लेवल है, सी लेवल, वो 0.4 mm से लेके 0.9 mm तक बढ़ने वाला है। और जब ये बढ़ जाएगा तो कई आइलैंड्स ऐसे हैं जो डूब जाएंगे। लक्षद्वीप के अंदर टोटल 36 आइलैंड्स हैं, जिनमें से जो है 10 आइलैंड के ऊपर लोग रहते हैं, बाकी के ऊपर लोग नहीं रहते हैं। तो अगर वाटर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया तो डेफिनेटली कुछ तो डूब ही जाएंगे, और कुछ जो नहीं डूबेंगे उनका जो कोस्टल इरोजन हो जाएगा। कोस्टल जब इरोजन हो जाएगा तो उनकी जो फिशिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो इम्पैक्ट होंगी। तो उन्होंने सजेशन भी दिया है कि आप क्या कर सकते हो। उन्होंने कहा है कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो आप इसके लिए उठा सकते हो, एग्जाम में आप इन मेजर्स को सीधा लिख सकते हो। देखिए कोस्टल इरोजन से बचने के लिए क्या कर सकते हो आप, दो मेजर्स होते हैं। एक तो होता है सॉफ्ट मेजर। सॉफ्ट मेजर जैसे आप मैंग्रोव्स लगाइए, मैंग्रोव्स, है ना, मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट करेंगे आपको। दूसरा इन्होंने कहा हार्ड मेजर्स लीजिए आप। हार्ड मेजर्स जैसे एक दीवार बनाइए, बहुत मोटी कंक्रीट की दीवार बनाइए आइलैंड के चारों तरफ। तो जब भी वेव्स आएंगी, जब भी सी लेवल राइज होगा तो वो उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। नीदरलैंड ऐसा ही करता है, नीदरलैंड ऐसा ही करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकल तो यही है कि आप मैंग्रोव लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो लक्षद्वीप को लेके थोड़ा यही है। तो भैया आने वाला समय क्लाइमेट चेंज का है, सी लेवल भी राइज होगा, और भगवान बचाए कि आइलैंड हमारे बचे रहें। ठीक है, चलिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसने जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है कई साल से। ठीक है, अभी इसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है कि क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में ये है, पाकिस्तान से न्यूज़ है, हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, तो 205 एक ग्लोबल नेटवर्क है दुनिया भर में, जिसके अंदर 205 मेंबर्स हैं। कुछ कंट्रीज भी हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। ये डिसाइड करेंगे कि क्या पाकिस्तान को निकाला जाए कि ना निकाला जाए ग्रे लिस्ट से। उन कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है जिन कंट्रीज के अंदर इलीगल एक्टिविटी होती है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, और वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला पैसा टेररिज्म को जो है फंड करने के लिए काम आता है। पाकिस्तान को कहा जाता है कि पाकिस्तान इस दुनिया का मनी लॉन्ड्रिंग की नर्सरी है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी दुनिया में है वो मोस्टली पाकिस्तान के थ्रू फंड होती हैं, इसीलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। ठीक है, तो पाकिस्तान से अब ये जो FTF है ये कहाँ बेस्ड है, ये पेरिस के अंदर बेस्ड है। एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसी की एक ब्रांच है जिसका नाम है एशिया पैसिफिक ग्रुप, जो एशियन कंट्री के ऊपर नजर रखता है। ठीक है, हालांकि इंडिया पूरा जोर लगा रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में छोड़ो, ब्लैक लिस्ट में डलवा दिया जाए, लेकिन अभी तो ग्रे लिस्ट में ही है खैर फिलहाल। तो 40 रिकमेंडेशन होती हैं इसके अंदर। जो कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेशन को फॉलो करती है उसको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता है। पाकिस्तान अभी 31 रिकमेंडेशंस को ठीक ठाक फॉलो कर रहा है, 9 रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होगा कि पाकिस्तान इससे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इस न्यूज़ को हम लोग ट्रैक करेंगे, और डेफिनेटली इसको लेकर ना कोई एडिटोरियल भी आने वाला है 2-4 दिन में, तो उस एडिटोरियल को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री पैनल कमेटी बनाई थी भैया ग्लेशियर्स के लिए। देखिए रिसेंटली क्या हुआ था, चमोली में ग्लेशियर बस्ट हुआ था, जिसकी वजह से जिसकी वजह से जो रिवर में जो है बाढ़ आ गई थी उत्तराखंड के अंदर। तो ये ग्लेशियर बस्ट होता रहता है। ठीक है, कई बार ये नेचुरल प्रोसेस होती है, कई बार ये क्लाइमेट चेंज जो ह्यूमन इंड्यूस्ड होता है उसकी वजह से होता है। अब देखिए हमारी कंट्री में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब लोग अपनी अपनी स्टडी करते हैं।
और सबका डेटा अलग अलग होता है। तो पार्लियामेंट्री पैनल कमेटी ने अभी डिसाइड किया है कि ये जितना भी कंट्री में डेटा है ग्लेशियल बस्ट को लेके, अवलांचीज को लेके, इनको ना कंबाइन किया जाएगा, ताकि फ्यूचर में कोई एक्शन लेना हुआ तो वो हम लोग अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो सबको है ना, इस सब का डेटा कलेक्ट करके कंप्यूटर में डाल देंगे, ठीक है। तो अगर कभी वार्निंग देना हुआ, कोई रिसर्च करना हुआ, तो वो थोड़ा ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो ये एक थोड़ा सा न्यूज़ यहाँ पे है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है वैसे, बट ठीक ठाक है, ठीक है, कभी कभार मेंशन कर सकते हो। देखिए भैया, वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पे इलेक्शन के बाद वायलेंस हुआ था, कई लोग मारे गए थे, और यह केस अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर चला गया है। तो वो लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा फाइंड आउट करेंगे फैक्ट्स को, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। यह रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर भी जाती है, वो देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, आपको प्रॉपर टाइम दिया गया था लेकिन आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अभी तो कमेटी बन गई है और ये इसको इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की के पास जो है सिविल कोर्ट के राइट्स होते हैं, ये किसी भी पर्सन को बुला के उसको पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन ये वर्डिक्ट नहीं सुना सकते। वर्डिक्ट वाला काम तो देखो वैसे भी कोर्ट का होता है ना। चलिए जी, तो ये न्यूज़ थी आज कुल मिला के। ये बहुत शानदार एक एडिटोरियल आया है। ये एडिटोरियल हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि जो वीमेन प्रीस्ट हैं, क्या वो मंदिरों के अंदर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, है ना, वीमेन प्रीस्ट। वो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सटेंशन है कल वाले एडिटोरियल का, तो ज़्यादातर चीज़ें कल डिस्कस कर दी थी, थोड़ा सा मैं आज भी डिस्कस करूंगा ताकि ये टॉपिक एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। कैपिटलिज्म को लेके थोड़ा सा एक और एडिटोरियल है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन पहले थोड़ा सा और न्यूज़ देख लेते हैं। एडिटोरियल हम सबसे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अगली न्यूज़ जो है वो J&K में है। J&K से ये न्यूज़ है, देखिए भैया, यहाँ पे अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो इतना आसान नहीं है। सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए तो आपको पहले CID से और गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके जीजा साली, कोई आपके रिलेटिव किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट में नहीं है, या आप किसी सरकार के अगेंस्ट में किसी पॉलिटिकल रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो नो पर्सन कैन गेट अ गवर्नमेंट जॉब इन जम्मू एंड कश्मीर विदाउट द सेटिस्फेक्शन ऑफ CID की इन्वेस्टिगेशन के बिना आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्योंकि 370 के बाद जब नए रूल्स अभी लागू होंगे वहाँ पे, तो उन्होंने ये डाल दिया है। तो आपको जब भी नौकरी चाहिए तो आपको पहले आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, अपने रिश्तेदारों का, खास खास जो रिश्तेदार होते हैं, माँ बहन भाई बहन, सबका आपको रिकॉर्ड देना पड़ेगा। अगर आपने कोई फॉरेन ट्रैवल किया है तो फॉरेन ट्रैवल के भी आपको लिस्ट देनी पड़ेगी कि मैंने कहाँ कहाँ पे यात्रा की है, वो डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद CID इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर CID को कुछ सस्पिशियन लगता है, कुछ शक होता है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे नौकरी में हैं उनके लिए भी लागू है ये। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, भी सुप्रीम कोर्ट में डेफिनेटली ये केस जाने वाला है। देखिए सीधी सी बात है यार, अगर मेरा भाई अगर किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो सरकार के अगेंस्ट में है, इसका मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि मैं भी एंगेज्ड हूँ। हो सकता है मैं अपने भाई के साथ उसमें सपोर्ट ना करता हूँ। मेरा कोई जीजा है, मेरी कोई बहन है, मेरा कोई दूर का रिश्तेदार है, अगर वो किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो उसकी सजा मुझे क्यों दे रहे हो? ये तो मेरे ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो देन लेट्स सी के सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहने वाला है, ठीक है। तो ये था न्यूज़ थोड़ा सा आज। ये न्यूज़ वैसे कल भी था, उसका कंटिन्यूएशन है। हमें पता है कि इंडिया में एक सेंसर बोर्ड होता है जो फिल्मों को सर्टिफिकेट देता है कि कौन सी फिल्म बच्चों के लिए है, कौन सी फिल्म एडल्ट्स के लिए है ना। वो 3 सर्टिफिकेट देता है। कौन कौन से सर्टिफिकेट देता है? एक देता है यू, है ना, यू वाले सर्टिफिकेट देता है कि जिसको कोई भी देख सकता है। एक देखता है UA सर्टिफिकेट जो 12 साल से और उससे कम बच्चों के लिए होता है, मतलब पेरेंट्स के साथ आप जा सकते हो। एक होता है ए का मतलब होता है अडल्ट, क्या अगर 18+ हो तभी आप वो मूवी देखने जा सकते हो। ये सारी की सारी चीजें हैं। तो सेंसर बोर्ड तो सर्टिफिकेट देता ही देता है, लेकिन सरकार को आपको पता ही है, नया ड्राफ्ट बिल आया है, सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2021। इसमें सरकार ने ये बोला है कि सेंसर बोर्ड ने अगर कोई फिल्म को पास कर दिया है उसके बाद भी सरकार उसको रिविजिट कर सकती है। समझ रहे हो? सेंसर बोर्ड से परमिशन लेना काफी नहीं है। आप अगर सरकार को अगर ऑब्जेक्शन है, सरकार उस मूवी को दोबारा से देख सकती है, दोबारा उसको रिवीजन कर सकती है, उसको बैन कर सकती है, अलाउ कर सकती है। तो ये चीज यहाँ पे अभी है। बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने इसके अगेंस्ट में बात की है। उन्होंने कहा है कि सेंटर अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, सेंटर मीडिया के थ्रू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाना चाहता है,
ठीक है, लेकिन अभी ये रूल नहीं है, अभी ये सिर्फ ड्राफ्ट है, इसके ऊपर जो है अभी सजेशंस ली जा रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। ये न्यूज़ आप खुद पढ़ सकते हो, कोई एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सोशल मीडिया ट्रेंड के बारे में इसने बात किया है, ठीक है, ये आपके लिए न्यूज़ में यहाँ पे छोड़ के चला जाता हूँ। ठीक है, ये वाली न्यूज़ है, डिलिमिटेशन ऑफ द J&K, ये एक्सप्लेन्ड सेक्शन में आ जाए है, इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दो अच्छे अच्छे एडिटोरियल हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बट ठीक ठाक से ही हैं। ठीक है, पोस्ट कोविड कैपिटलिज्म और ये वाला देखिए। चलिए, सुलभाज डिजेंडेंट्स, ठीक है, चलिए जी, पहला एडिटोरियल ये है। प्रताप भानु मेहता जी हैं, एडिटोरियल रेगुलरली लिखते रहते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। देखिए, इन्होंने ये कहा है, देखिए तमिलनाडु में क्या हुआ, तमिलनाडु की सरकार ने ये बोल दिया है कि मंदिरों के अंदर वीमेन जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो भी प्रीस्ट हो सकती हैं। ठीक है, प्रीस्ट हो सकती हैं, ये उन्होंने काफी पहले ही बोल दिया था, लेकिन इसको अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। लेट्स सी क्या होगा फ्यूचर में। ठीक है, तो ये जो तमिलनाडु का मॉडल है, क्या ये पूरी कंट्री में अप्लाई हो सकता है? क्या हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, हर जगह पे मंदिरों के अंदर महिलाओं को भी अपॉइंट किया जा सकता है एज अ प्रीस्ट? ये देखना रहेगा, क्योंकि हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं दुनिया भर के, उनमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि महिलाएं जो हैं वो प्रीस्ट नहीं हो सकती। हर किसी ने महिलाओं को सपोर्ट किया है। फिर भी मंदिरों में ज्यादातर मेल ही प्रीस्ट होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ कन्वेंशन और बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की। कन्वेंशन मतलब प्रथा, ये प्रथा चली आ रही है, इसका कोई रिलीजियस बेसिस नहीं है। और दूसरा है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की मतलब महिलाओं को हम लोग नीचा समझते हैं, हम समाज में मर्दों की मोनोपोली एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनकी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसलिए महिलाओं को हम लोग इस पोजीशन में नहीं देखना चाहते जहां पे उनको कुछ अथॉरिटी मिले। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, आगे इन्होंने क्या कहा है, देखिए प्रीस्ट जो है एक ब्रॉड टर्म है। प्रीस्ट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि जो मंदिरों में भजन करता है या जो हवन करता है। प्रीस्ट एक बहुत बड़ी टर्म होता है, मंदिरों के अंदर बहुत सारे काम होते हैं जो अप्लाई करने होते हैं, वो सारे के सारे प्रीस्ट कर सकता है, अलग अलग तरह की चीजें। अभी भी महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में कई ऐसे मंदिर हैं, बहुत सारे हैं एक्चुअली, जहां पे महिलाएं ये सारी की सारी चीजें करती हैं। वो हवन भी करवाती हैं, वो पूजा भी करवाती हैं, वो मंत्र उच्चारण भी करती हैं, वो सब करती हैं। ठीक है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अंदर में। तो देखिए आजकल क्या चलता है, मतलब अभी हिस्टोरिकली जो चला आ रहा है, जो जो मंदिर में जो मेन प्रीस्ट होता है ना, उसी का लड़का ही आगे प्रीस्ट होता है, वो आगे उसका लड़का होता है। तो हेरिडिटरी है, हेरिडिटरी हो गया है ना। जैसे राजा का बेटा राजा, ऐसे ही प्रीस्ट का बच्चा भी प्रीस्ट है ना, उसका उसका भाई प्रीस्ट, उसका भतीजा प्रीस्ट, वो सब चला आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या बोला है, 1955 में केस हुआ था, उन्होंने कहा था कि देखे औरतों को उतने ही अधिकार हैं प्रीस्ट बनने के जितने की मर्दों को हैं। समझ रहे हो सकता है कुछ मंदिरों के इंटरनल रूल्स ऐसे हों जो महिलाओं को कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी से रोकते हों, हो सकता है, लेकिन किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी से रोकने का मतलब यह नहीं कि आप प्रीस्ट नहीं बन सकते। जैसे मान लो मैं एक टीचर हूं और मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो मैं एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, आई कैन नॉट टीच एथिक्स मान लो। तो अगर मैं एथिक्स नहीं पढ़ा सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टीचर ही नहीं बन सकता। अरे भैया, अगर कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी आप नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, उसको कोई और कर लेगा, लेकिन महिलाओं को प्रीस्ट बनाना चाहिए। ये बहुत शानदार लाइन यहाँ पे बोली है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा है कि हेरिडिटरी का मतलब ये नहीं है कि आप कंपिटेंट भी हों। मतलब जैसे टाटा है, टाटा का बेटा भी टाटा जैसा अच्छा बिजनेसमैन होगा, जरूरी थोड़ी है। अगर कोई बहुत बढ़िया प्रीस्ट है, जाना माना प्रीस्ट है, उसकी बहुत समाज में इज्जत है, ये जरूरी नहीं कि उसका बेटा भी उतना ही ज्यादा कंपिटेंट होगा। सचिन का बेटा सचिन थोड़ी बन सकता है, हो सकता है उससे अच्छा भी बने, लेकिन उसका बेटा होने का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा ही होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे चीज बोली है। ठीक है, तो ज्यादातर महिलाएं देखो देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है, रिलीजियस टेक्स्ट में भी लिख दिया है कि महिलाएं प्रीस्ट बन सकती हैं, उसके बावजूद भी ज्यादा प्रीस्ट क्यों नहीं है महिलाएं? इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि कॉन्टैक्ट विद मैन। देखिए, जब आप प्रीस्ट बनते हो तो आपको सब लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, तो जब महिलाएं जब प्रीस्ट होंगी तो उनको भी कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। और हमारी सोसाइटी में महिलाएं जब दूसरे मर्दों से कॉन्टैक्ट करती हैं, दैट इज नॉट कंसिडर्ड गुड, एंड दैट इज व्हाई वी डू नॉट सी मेनी वीमेन प्रीस्ट। दूसरा रीजन है प्योरिटी और पोल्यूशन का। हमारे यहाँ पे एक बहुत बकवास कॉन्सेप्ट है प्योरिटी और पोल्यूशन का, जिनका ये मानना है कि महीने में कुछ दिन जब महिलाएं मेंस्ट्रुअल जो है साइकिल से गुजरती हैं, कि उस टाइम पे वो इम्प्योर हो जाती हैं, वो पोल्यूटेड हो जाती हैं, उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, इवन घरों में भी।
अरे मंदिरों तो छोड़िए दोस्तों, उनको किचन में नहीं जाने दिया जाता बिकॉज दे आर कंसिडर्ड इम्प्योर एंड पोल्यूटेड। बहुत ही बकवास कॉन्सेप्ट है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बहुत जगह पे लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट इम्प्योरिटी, दिस इज जस्ट लाइक ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, जस्ट लाइक यूरिन। यूरिन भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इट इज ऑल्सो बायोलॉजिकल प्रोसेस, देर इज नथिंग लाइक प्योरिटी और इम्प्योरिटी इन दिस। ओके, हमारे यहाँ पे देखिए दो तरह के टेम्पल होते हैं, एक होता है एगमिक टेम्पल और एक होता है नॉन एगमिक टेम्पल। नॉन एगमिक तो छोड़ देते हैं, यहाँ पे ज्यादा डिटेल हो जाएगा। एगमिक टेम्पल का मतलब होता है जैसे विष्णु, शिवा और शक्ति, ठीक है, विष्णु, शिवा और शक्ति, ये तीनों की पूजा यहाँ पे की जाती है, जिसे कई बार जो है तांत्रिक, इसमें जो जो शक्ति वाला है ना, शक्ति वाला, उसको तांत्रिक भी बोला जाता है, तांत्रिक टेम्पल्स, ठीक है। तांत्रिक टेम्पल्स के अंदर वीमन को, औरतों को हर चीज करने का अलाउड है, वो प्रीस्ट बन सकती हैं, सारी की सारी एक्टिविटी कर सकती हैं, एक चीज को छोड़ के, जिसे कहा जाता है शलीग्राम शिला। जो विष्णु की पूजा करते हैं ना, विष्णु की पूजा करते हैं, जैसे जैसे शिव के लिए शिवलिंग होता है, ऐसे विष्णु के लिए जो है एक शलीग्राम शिला होती है। तो शलीग्राम शिला को महिलाएं टच नहीं कर सकती, अकॉर्डिंग टू द रिचुअल्स, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस, ठीक है। तो इस एडिटोरियल में इन्होंने ये कहा है कि इस तरह की एक्टिविटी भी महिलाओं को अलाउ करनी चाहिए, अलाउ होना चाहिए। जैसे सबरीमाला का एग्जांपल इन्होंने दिया है, सबरीमाला के अंदर महिलाओं को एंट्री करना अलाउड नहीं था, लेकिन कोर्ट की इंटरफेरेंस के बाद अभी वहां पे अलाउ कर दिया गया है। तो इस तरह की कोई भी रिलीजियस चीज जो जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती है, उसको जो है अबोलिश कर दिया जाना चाहिए, है ना। वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे है। देखिए हमारे जो टेक्स्ट है ना, जो लिटरेचर है, शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, वेद वगैरह है, यहाँ पे काफी ज्यादा एम्बिग्विटी होती है, हर आदमी उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है ना। भक्ति मूवमेंट के दौरान क्या हुआ था, देखिए भक्ति मूवमेंट से पहले हमारी सोसाइटी में जो प्रीस्ट लोग हैं वो डोमिनेट करते थे, रिचुअल्स डोमिनेट करते थे, तंत्र मंत्र डोमिनेट करता था, कर्मकांड डोमिनेट करता था। भक्ति वालों ने क्या कहा, भक्ति वालों ने कहा यह सब बकवास है, एक भक्त को भगवान से जुड़ने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, भक्त डायरेक्ट भगवान से जुड़ सकता है थ्रू लव, थ्रू सॉन्ग्स, थ्रू डिवोशन। तो जो रिचुअल्स थे, जो कर्म कांड थे, उसके अगेंस्ट में भक्ति मूवमेंट ने बात किया। इसलिए भक्ति मूवमेंट जो है सारी कास्ट को, सारे जेंडर को अपने अंदर समा गया, क्योंकि उसने भक्त का भगवान के साथ सीधा रिलेशन कर दिया। अभी आपको कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रीस्ट बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो भक्ति मूवमेंट को हम लोग थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति मूवमेंट वीमेन और मैन की इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है। जैसे जो ब्राह्मण्स होते हैं, ब्राह्मण्स इसीलिए प्योर नहीं माने जाते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण इसलिए प्योर माने जाते हैं क्योंकि वो रिचुअल्स के थ्रू प्योर हुए हैं। मतलब यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रीस्ट की बात कर रहा हूं बेसिकली, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रीस्ट के फैमिली में जन्म लेना, ब्राह्मण की जन्म फैमिली में जन्म लेना, इसका मतलब ये नहीं क्या प्योर हो। अगर रिचुअल से ही प्योर बना जाता है तो फिर तो महिलाएं भी प्योर हो सकती हैं। जब एक रिचुअल के थ्रू ब्राह्मण को प्योर किया जा सकता है, तो उसी के थ्रू आप वीमेन को भी प्योर कर सकते हो। तो ये किया जाना चाहिए, रादर देन जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमेन दैट यू आर नॉट अलाउड टू बी अ प्रीस्ट, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें हैं। एक इन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पे देखिए, इसका टाइटल ही है सुलभस डिसेंडेंट्स। सुलभ कौन थी भैया, एक योगिनी थी, एक बहुत बड़ी महिला थी, एक बहुत बड़ी योगिनी थी, एक ऋषि कन्या थी, या बोल सकते हो बहुत धर्म ज्ञानी थी, है ना। हिस्ट्री की बात है। और जनक का तो आपको पता ही है, सीता के पिताजी थे, है ना। तो जनक और सुलभा के बीच में संवाद हुआ था, इनके बीच में डिबेट हुआ था। जनक जो है वो हर बात को जेंडर में तोल के देखते थे, मेल और फीमेल। लेकिन सुलभ के साथ जब उनका संवाद हुआ, जब डिबेट हुआ, तो सुलभ ने यह प्रूव कर दिया कि मैन एंड वीमेन आर नॉट डिफरेंट, दे आर नॉट सुपीरियर और इंफीरियर, दे आर इक्वल इन एवरी एस्पेक्ट। और बाद में जनक ने भी उस बात को मान लिया था। तो जब इतने, और यार सुलभ जो हमारी जो वेद व्यास है ना, वेद व्यास, उन्होंने सुलभ को हमारी हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो है शास्त्रों की ज्ञान बोला है कि उनको आते हैं, शास्त्र आते हैं, इतनी बड़ी विद्वान थी वो शास्त्रों की। तो जब इतने लोग इक्वल हैं, लेकिन यार क्वेश्चन बाद में ना वही उठता है, क्या धर्म के मामले में सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए, क्या धर्म के मामले में स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए। तमिलनाडु वाले एग्जांपल में कुछ लोग ये ब्लेम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तमिलनाडु की सरकार हिंदुओं को टारगेट कर रही है, क्रिश्चियंस में और इस्लाम में भी इसी तरह की प्रैक्टिस है, उनको क्यों नहीं अप्लाई कर रही है। तो ये बहुत ही बोगस आर्गुमेंट है। देखिए इस हिसाब से तो दुनिया में कभी रिफॉर्म आएगा ही नहीं। मतलब पहले सभी को कन्विंस करो फिर रिफॉर्म लेके आएंगे, तो ऐसे तो कभी रिफॉर्म होगा ही नहीं।
अगर मुझे अपना इंटरनल रिफॉर्म करना है तो मैं ये वेट नहीं करूंगा कि अरे क्रिश्चियंस भी करेंगे, सिख भी करेंगे, बुद्ध भी करेंगे, जैन भी करेंगे, तब मैं रिफॉर्म करूंगा। अरे भैया मेरे घर में रिफॉर्म हो रहा है तो मैं अपने घर के बारे में सोचूंगा ना, मेरे पड़ोस वाले करेंगे जरूरी थोड़ी ना है। तो ये सारी की सारी यहाँ पे बात है। तो इस इंटरनल रिफॉर्म के थ्रू जब हिंदू सोसाइटी में इस तरह का इंटरनल रिफॉर्म होगा तो इससे इंस्पायर होके हो सकता है क्रिश्चियन और इस्लामिक सोसाइटी भी इस तरह के रिफॉर्म करे जो वहां पे इस तरह की प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती हैं। तो बाद में कंक्लूजन यही निकल के आता है कि वीमेन राइट की रिस्पेक्ट करें, वीमेन एंड मैन दो बोथ आर इक्वल, डिग्निटी को देखें, ठीक है, और टेक्स्ट के थ्रू जाएं, मतलब जो हमारे वैदिक टेक्स्ट हैं या दूसरे टेक्स्ट हैं उनके अंदर महिलाओं और पुरुषों को इक्वल माना गया है, उनको रेफर करें। हो सकता है कुछ टेक्स्ट के अंदर इक्वल ना माना गया हो तो उनको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, है ना। आंख मूंद के भी ही रिलीजियस टेक्स्ट को फॉलो नहीं करना चाहिए, है ना, अंधभक्त नहीं होना चाहिए, अपने लॉजिक भी लगाना चाहिए यहाँ पे। चलिए जी, अच्छा आर्टिकल था, थोड़ा समय लग गया लेकिन आपके दिमाग में चीज़ें बैठनी चाहिए, ठीक है। अगला है वो है कैपिटलिज्म के बारे में। कैपिटलिज्म आपको पता ही है क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर इज कैपिटलिज्म। जो कैपिटल की बात करता है, जो प्रॉफिट की बात करता है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म का मतलब होता है जहां पे सरकारी लोग चीजों की हम लोग बात करते हैं, है ना, हर चीज के ऊपर सोसाइटी का कंट्रोल होता है, उसको सोशलिज्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए जी तो कैपिटलिज्म से रिलेटेड है ये चीजें। देखिए अभी कोविड-19 आया है, 2008 में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो क्या 2008 के, देखिए कैपिटलिज्म का मेन फोकस होता है प्रॉफिट, दुनिया भाड़ में जाए मुझे तो प्रॉफिट कमाना है, दैट इज द बेसिक कोर ऑफ द कैपिटलिज्म। क्योंकि जो किसी कंपनी में इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए, इसलिए कंपनी का मेन फोकस होता है प्रॉफिट कमाना। तो जब 2008 में मंदी आई थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, तो उसके बाद क्या कैपिटलिज्म का कैरेक्टर चेंज हो गया था? बिल्कुल भी नहीं। तो अभी जो कोविड-19 वाली सिचुएशन चल रही है, क्या इसके बाद कैपिटलिज्म का नेचर चेंज हो जाएगा? क्या वो प्रॉफिट कमाने की बजाय लोगों की भलाई करना शुरू करेंगे? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे दोनों चीजों में एक कॉमन बात है, चाहे वो कोविड हो चाहे वो 2008 का क्राइसिस हो, दोनों में एक चीज कॉमन है कि भैया इकोनॉमी जो है वो बॉटम पे चली गई है, भट्टा बैठ गया इकोनॉमी का, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई है, प्राइसेस ऑल टाइम हाई हैं, दोनों में ये चीज कॉमन है, चाहे वो कोविड की वजह से हो चाहे वो 2008 में जो है सब प्राइम क्राइम की वजह से हो जो अमेरिका के अंदर था, वो हम लोगों को पता है। दोनों का सॉल्यूशन भी कॉमन है। सॉल्यूशन कैसे? जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो हमेशा हम लोग कीनीशियन मॉडल को फॉलो करते हैं। देखिए ये कीन्स, ये इकोनॉमिस्ट थे ब्रिटेन में, इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया था कि जब भी इकोनॉमी डाउन जाएगी तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में डालना चाहिए, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए। तो जब सरकार एक्सपेंडिचर करेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इकोनॉमी जनरेट होगा। तो 2008 का क्राइसिस आया था तब भी यही किया था सरकारों ने, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना शुरू किया था। अब इकोनॉमी कोविड के बाद सरकार दोबारा से यही मॉडल को अप्लाई करना चाहती है, लेकिन इस मॉडल का सबसे बेनिफिट किसको होता है? कॉरपोरेट्स को होता है। जब सरकार सस्ते लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट करती है टू रिवाइव इकोनॉमी, सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा? टाटा को, अंबानी को, बिरला को, अडानी को, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लोन लेंगे, है ना। आम जनता को तो बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो आम जनता तो लॉस पे है ना, सरकार तो लॉस पे चली जाती है, क्योंकि ज्यादा सारा बेनिफिट किसको मिल जाता है? प्राइवेट सेक्टर को मिल जाता है। तो जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की वजह से ही क्यों ना आया हो, बेनिफिट अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर को ही होता है। यहां पे ये बात है। अब ऐसा नहीं है कि ये सब लोगों को बातें पता नहीं थी, ये ऑलरेडी बातें पता थी। इसलिए जो G7 की रिसेंट मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा है कि हम लोग कॉरपोरेट्स के ऊपर टैक्स लगाएंगे, चाहे जितनी मर्जी मंदी आ जाए। जो कॉरपोरेट टैक्स हम लोग उनके ऊपर लगाएंगे कि भैया इतना टैक्स तो आपको देना ही देना पड़ेगा। लेकिन यह कॉरपोरेट टैक्स लगाना इंडिया में बेनिफिट, देखिए इंडिया में अभी भी कॉरपोरेट टैक्स है, लेकिन मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगाना क्या इंडिया के लिए बेनिफिट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए इंडिया ना भी एक एमर्जिंग कंट्री है, बहुत सारे लोग नए नए एंटरप्रेन्योर हैं, छोटे छोटे बिजनेस खुल रहे हैं। अगर आप छोटे छोटे बिजनेस के ऊपर मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगाने लगोगे तो बेचारे वो क्या ही बिजनेस करेंगे, है ना। अभी स्टार्ट, जैसे मान लो मैं बिजनेस करता हूँ बहुत इनिशियल स्टेज में, अगर मैं सरकार को टैक्स देने लगूंगा एक फिक्स टैक्स, तो भैया मैं बिजनेस ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे यहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं, है ना। तो जो इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी है तो वो तो वैसे ही भी खराब हो जाएगी, है ना, वो सारी सारी चीजें हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए जबरदस्ती आप कॉरपोरेट को नहीं बोल सकते कि आप पैसा मत कमाइए, पैसा तो वो कमाएंगे ही, क्योंकि उनका वही मेन मॉडल है। इंडिया में 2010 में एक CSR इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें
जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उनको अपने प्रॉफिट का 2% वो सोसाइटी को देना पड़ता था, है ना, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में लगाएं चाहे जिस मर्जी सेक्टर में लगाएं। ये बहुत ही एक लैंडमार्क स्टेप था, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया गया था। लेकिन इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट कुछ सेक्टर में नजर आया, कुछ में सेक्टर में नजर नहीं आया। लेकिन हम बात कर रहे हैं न्यू कैपिटलिज्म की। पुराना कैपिटलिज्म किसके ऊपर फोकस करता था? प्रॉफिट के ऊपर। नया कैपिटलिज्म प्रॉफिट के ऊपर भी फोकस करेगा और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी फोकस करेगा। सस्टेनेबिलिटी मतलब जो ज्यादा समय तक प्रॉफिट कमा सके। और भैया ज्यादातर समय तक प्रॉफिट आप तभी कमाओगे जब आप सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखोगे। अगर आप सोसाइटी को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर फोकस करोगे तो आप ज्यादा लंबा नहीं चल सकते हो। तो प्रॉफिट पे भी फोकस कीजिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी फोकस कीजिए। आप फिलैंथ्रोपी एक्टिविटी भी कर सकते हो, आप चैरिटी कर सकते हो, आप सोसाइटी में एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो, वीमेन एम्पावरमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये नए कैपिटलिज्म की बात करता है। तो राइटर जो है यहाँ पे ये धीरज नैयर जी हैं, ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में नहीं है, ये कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म का नेचर चेंज होना चाहिए, नेचर चेंज होना चाहिए। तो चाहे वो कोविड हो, देखिए कोविड ने हमें ये बता दिया है कि हर इंसान आपस में कनेक्टेड है, हर कंट्री आपस में कनेक्टेड है, आप जो है आइसोलेशन में नहीं जा सकते। क्लाइमेट चेंज ने भी हमें बता दिया है कि सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं, आप अलग अलग नहीं जा सकते। अगर कोई एक कंट्री क्लाइमेट चेंज से इफेक्टेड हो रही है तो दूसरी भी अफेक्टेड होगी। तो जब हमारी प्रॉब्लम्स कॉमन हैं तो हमारे गोल्स भी कॉमन होने चाहिए। तो कॉमन गोल का मतलब यह है कि कैपिटलिज्म को जनता के लिए भी काम करना चाहिए रादर देन फॉर देयर ओन प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है सोसाइटी में? कुछ लोगों का मान रहा है ऐसा नहीं हो रहा है कि अडानी अंबानी का भी सुधरेंगे नहीं, लेकिन कुछ एविडेंस ऐसा दिखाते हैं कि एक्चुअली में जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, वो सुधर रहे हैं। ठीक है, एनवायरमेंट को लेके आजकल बड़े सारे स्टेप लिए जा रहे हैं, है ना, ग्रीन टेक्नोलॉजी में, सोलर टेक्नोलॉजी में, विंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके जो है किया जा रहा है। तो आने वाले फ्यूचर में हम लोग ये देखने को मिलेगा कि जो इंडस्ट्री है वो एनवायरनमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है रादर देन प्रॉफिट। और आजकल आप एक चीज देख रहे हो, देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करते थे, चीजों का प्राइस को हाई कर देते थे। यही तरीका होता है प्रॉफिट कमाने का। लेकिन आजकल जो नया ट्रेंड है ना, इसमें एक चीज देखी जा रही है कि वो लोग डिस्काउंट दे रहे हैं यार, डिस्काउंट दे रहे हैं, हैवी डिस्काउंट्स। तो आप सोच रहे हो सर हैवी डिस्काउंट तो दे रहे हैं लेकिन वो कमा क्या रहे हैं? हैवी डिस्काउंट देने से उनको नुकसान होता होगा। 20 साल पहले तो ऐसा नहीं होता था, 20 साल पहले तो प्राइस बढ़ाए जाते थे प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन आजकल डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। आजकल उनका मेन मोटिव है आपका डेटा कलेक्ट करना। आपको डिस्काउंट देंगे, आपकी सारी इंफॉर्मेशन चुरा लेंगे, और चाहे उसके लिए उनको नुकसान भी उठाना पड़े, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज द की, योर डेटा इज द एक्चुअल एसेट, डेटा इज द न्यू ऑयल। आज के समय में डेटा की वैल्यू दुनिया में जितना कंबाइंड कोल और पेट्रोल डीजल है उससे ज्यादा है। तो कंपनीज आजकल आपका डेटा कलेक्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं रादर देन मेकिंग प्रॉफिट्स। जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, अगर आप इनकी बैलेंस शीट उठा के देखोगे तो इन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया है, लेकिन फिर भी आपको डिस्काउंट देते हैं क्योंकि ये आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो बस बात कुल मिला के वही है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो अडानी अंबानी टाटा बिरला हैं, भैया आप पैसा कमाइए लेकिन आम जनता के बारे में भी थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, आप चैरिटी कीजिए, आप एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए, आप हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, पैसा भी कमाइए, आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी फोकस कीजिए, है ना, क्योंकि उससे आप लंबा चलोगे। जब लोगों की भलाई के लिए काम करोगे ना तो लोग आपका प्रोडक्ट भी खरीदेंगे। वो सारी की सारी बातें यहाँ पे हैं। तो J&K वाला इशू है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कई दिन से लगातार न्यूज़ में था ये। ठीक है, तो अभी क्या है, सेंटर ने J&K के अंदर 14 पार्टीज को इनवाइट किया है, और इनको इनवाइट किया है क्योंकि वो वहाँ पे इलेक्शन करवाने के मूड में है सरकार। ठीक है, डीलिमिटेशन का मतलब ये होता है कि जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसकी बाउंड्री को रीड्रॉ किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसके लिए एक एरिया डिसाइड किया जाता है। ऐसे ही जब आपके स्टेट असेंबली इलेक्शन होते हैं, जो MLA
के इलेक्शन होते हैं, तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है और इसको टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहती है ना। तो अभी क्योंकि वहां पे 370 को एब्रोगेट कर दिया गया है, 370 को एब्रोगेट करने के बाद अब वहां पे इलेक्शन होंगे नए तरीके से, तो वहां पे बाउंड्री को रिड्रॉ किया जाएगा, जिसके लिए एक डीलिमिटेशन कमिटी कमीशन होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, ठीक है, वो सारी इसकी देखरेख करता है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है हम लोग, अब क्योंकि पॉपुलेशन चेंज होती रहती है, एरिया चेंज होता रहता है, इसलिए किसी स्टेट के अंदर कितनी सीट होनी चाहिए एमपी की, कितनी सीट एमएलए की होनी चाहिए, वो भी चेंज होता रहता है ना। वो सारी की सारी चीजें हैं। लक्ष्मीकांत में आप इसको पढ़ सकते हो, लक्ष्मीकांत में इसमें बारे में दिया हुआ है। अब तक जे में क्या होता था, अब तक जे में जो लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी उसको डिसाइड किया जाता था अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन जो वहां की जनरल असेंबली की जो सीट्स होती थी उसको डिसाइड किया जाता था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन भैया आपको पता है कि अभी 370 हटने के बाद ये सारे का सारा काम कौन करेगा, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रादर देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टोटली जो है 87 सीट्स हुआ करती थी, 87 सीट्स में से 46 कश्मीर की, 37 जम्मू की, 4 लद्दाख की और 24 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की सीट्स हुआ करती थी, ठीक है, ये अलग से है। लेकिन अभी क्या होगा, अभी इन्होंने क्या किया है, 370 हटने के बाद पहले 107 सीटें हुआ करती थी, अभी 114 सीटें होंगी। तो पहले कश्मीर जो है मेजोरिटी में था, अभी जम्मू मेजोरिटी में आ जाएगा, ठीक है, तो जम्मू के इसमें बेनिफिट होने वाला है। तो इसके रिएक्शन में क्या, अभी करंटली स्टेटस क्या है वो आपको देख लिया है। तो सरकार ने कमेटी बिठाई थी, ठीक है, उस कमेटी के अंदर में हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी थे और उस कमेटी के अंदर कुछ रिटायर्ड जज भी थे, और उस कमेटी के मतलब ये जो कमीशन है डिलिमिटेशन कमीशन, इसके अंदर में कुछ इलेक्शन कमिश्नर भी थे हमारे, जैसे सुशील चंद्रा जी हैं, जे&के इलेक्शन कमिश्नर हैं। अब इसको ना पहले मार्च तक का समय दिया गया था, आप मार्च में अपनी रिपोर्ट दीजिए और बताइए कि क्या स्टेटस है, लेकिन कोविड हो गया, तो कोविड की वजह से ये मीटिंग कर नहीं पाए, स्टडी कर नहीं पाए, तो अभी इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी का रिस्पॉन्स क्या है यहाँ पे, देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो जे&के की थी ना, उनका सीधा सा मानना था कि जो 370 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आपने हटा दिया उसको। तो अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उन्होंने कहा है जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता तब तक हम किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये उनकी जिद है। लेकिन अभी इन्होंने रियलाइज कर लिया है कि 370 तो जो है वो हट गया तो हट गया, अभी वापस आने वाला है नहीं। तो अभी इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा इंटरव्यू देने स्टार्ट किया है, उन्होंने बोला है कि हम लोग शायद इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जे&के का ये पूरा का पूरा मामला था, ठीक है, डीलिमिटेशन होने वाला है जे&के में, क्योंकि जे&के को हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दी हैं अभी के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे नए तरीके से इलेक्शन होंगे, जो है असेंबली इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे, उसको लेके सारी की सारी चीज़ें 2-3 दिन से लगातार ये न्यूज़ में आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो 2-3 दिन से कंटिन्यूसली आ रहा है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन सेक्शन में हम लोगों ने वहाँ पे कर लिया है। तो आज थोड़ा सा लंबा सेशन चला, बिकॉज आज न्यूज़ यार बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। मुझे खुद न्यूज़पेपर ये अच्छे से पढ़ने में 2 घंटे लग गए, उसके बाद आपके लिए तैयार किया है पूरा मसाला, ठीक है। तो अगर आपको ठीक ठाक लगता हो ना ये एनालिसिस, आप इसको ना लाइक वाइक कर दिया करो यार, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर किया करो, कमेंट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें बता सकते हो, कोई सजेशन भी आप हमें दे सकते हो वहाँ पे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करना देखो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बेल आइकन के बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों, सीखते रहिए। कोई एक न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए, इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करो या द हिंदू फॉलो करो, वो आपकी मर्जी है, दोनों न्यूज़पेपर अपने आप में बढ़िया हैं, ठीक है। और आप एक बार इस तरह के एनालिसिस देख लोगे तो आपको खुद न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारी न्यूज़ मोस्टली हम लोग कवर यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।